नरपेंद्र चौरान पूर्व विधायक बारडा विधानसभा क्षेत्र से खास बातचीत में मौजूद हैं। सबको बड़ी उत्सुकता है कि एडवोकेट नरपेंद्र चौरान अब की बार चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहां से और कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा, बड़ा विषय है ये। तो ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे आप, लेकिन लड़ेंगे कहां से, दादरी या फिर बारडा विधानसभा। तो क्या कांग्रेस से आ रहे हैं, आम आदमी से, जेजेपी से, चौटाला से, ये और क्लियर कर दी कौन सी पार्टी जो चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कुछ ऐसा लग रहा है? नंदा चौटाला डिप्टी सीएम उनके पुत्र हैं, खुद वो विधायिका है, ऐसा कुछ लग रहा है? कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ बारडा विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे बहुत कुछ मिला हो इनको कि आने वाले 20-25 साल कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। नैना चौटाला का तो खैर बारडा से कोई लेना देना ही नहीं। उस हिसाब से अगर बारडा क्षेत्र में उन्होंने दोबारा से अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम रखना था तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके लिए भी अब बारडा बेगाना हो। बारडा की जनता की ये समझ में आ गया कि अब बाहर के व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करेंगे। अब अगर कोई भिवानी जिले का व्यक्ति भी दादरी जिले में आके राजनीति करने की सोचे तो वो बातें दूर चली गई। अब तो दादरी में दादरी का व्यक्ति होगा और क्षेत्रवाद की जो बात है, ये क्षेत्रवाद की भावना आज बारडा में भी आ गई है। एडवोकेट साहब, अगर टिकट नहीं दिवाई देवे तो क्या एडवोकेट नरपेंद्र चौरान निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आपका भतीजा विधायक के पीछे दोबारा से वो भी ट्राई करेंगे टिकट के लिए, उधर चाचा भी, तो चाचा भतीजा कहीं ना कहीं ये जोड़ी कहाँ तक जाएगी? क्या दोनों फाइट करेंगे? आप सुखविंदर चौरान ने चुनाव लड़े थे, उसमें कुछ ये भी हुआ था, मेरे को आप चुनाव आपके बाद टिकट मत मांगिए आप और मुझे लड़ नहीं दिए और अगली बार मैं आपका समर्थन कर दूंगा, ऐसा कुछ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी में, और हमारे साथ खास बातचीत में आज बता ही देते हैं नरपेंद्र चौरान पूर्व विधायक बारडा विधानसभा क्षेत्र से खास बातचीत में मौजूद हैं, क्योंकि चुनाव का समय है फिलहाल। तो हर नेता और हर पुराना नेता, नया नेता कहने की जोर आजमाइश में है कि चुनाव लड़ें तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। ये सारी बातें हम आपके सामने आज एडवोकेट नरपेंद्र चौरान से खास बातचीत करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी पुराने विकास पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं, काफ़ी पुराने राजनेता हैं। इनके पिताजी भी राजनेता रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं विधायक रह चुके हैं। तो राजनीति से बहुत चौली दामन का साथ रहा, बड़ा नज़दीक से इन्होंने राजनीति को देखा है, सींचा है, और बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो राजनेता हैं हरियाणा प्रदेश के, चाहे वो चौधरी भजन लाल हो, चौधरी बंशी लाल हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, सबको बहुत नज़दीकी से देखा है, जीते हैं, बनाया है, मिटाया है। तो आज हम बारडा विधानसभा क्षेत्र या दादरी क्षेत्र रहेगा, क्योंकि एडवोकेट नरपेंद्र सिंह चौरान चुनाव लड़ेंगे डेफिनेटली, ये पक्का है। लेकिन लड़ेंगे कहाँ से, ये बाबूजी से ही जानेंगे, एडवोकेट साहब से। कब लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, उससे पहले कुछ और बातचीत हो जाती है, क्योंकि कई दिन से हमने बातचीत नहीं की, आज कई मुद्दों पे बातचीत होगी। एडवोकेट साहब, तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे, देश के पहलवान जो तिरंगा झंडा शान से फहराया विदेशों में, आज वो पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मेडल गंगा जी में बहाने गए थे। तो इस मुद्दे को लेके आपका अब तक कोई बयान नहीं आया, अब तक आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है, वास्तव में पहलवान जायज़ हैं या बृजभूषण शरण जायज़ है या गलत है? आपकी नज़र में वास्तव है क्या? आप किसके खेमे में आप जा रहे हैं, किसका पक्ष करेंगे आप? सच्ची बात तो ये है कि ये पूरी स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी परिस्थिति में मात्र बयान दे देना और अपने आप को कहीं ना कहीं छपवा देना वो काफ़ी नहीं है। पर मैं इस बात को लेके बहुत आहत हूँ कि इस लेवल के सेलिब्रिटी, और वो भी आज के दिन इस हिंदुस्तान में लड़कियाँ, और वो एक शिकायत करें और उसके बाद उनको
कोई भी इस तरह का आश्वासन दे के, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर उनको एक उचित आश्वासन दे के और उनकी सही जांच की जाती तो उनको वहाँ बैठना भी पड़ता। और बैठने के बाद जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों में भी उनको घसीटा गया है और अब भी जो बात हो रही है, कुछ कहना बनता नहीं है, लेकिन दिल से बहुत आहत हूँ और बुरा लगता है कि आज प्रजातंत्र में और लड़कियों को अपनी आवाज़ उठा देने के बाद भी न्याय मांगने के लिए इस हिसाब से इन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। वास्तव में ही बहुत शर्मनाक है। सर, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा, आप किसान के बेटे हैं जी। आप विधायक भी रह चुके हैं जी। तो सब जो ये नेता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेना नहीं चाहूँगा, किसानों के बीच आते हैं और वहाँ पे आके बोलते हैं छाती ठोक के मंच के ऊपर से, मैं किसान हूँ, मेरा पिताजी किसान था, मैंने हल चलाया, मेरे पिताजी ने हल चलाया। लेकिन आज वो किसान, वो नेता ना तो किसी खिलाड़ी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे वो थर्ड फ्रंट के हो, कोई ऐसा नेता कोई दिखाई नहीं दे रहा, विधायक या पूर्व विधायक या सत्ता पक्ष का विधायक। तो ये चुनाव के समय इनको जाट, राजनेता, अपना पराया, खिलाड़ी सब दिखने देता है, उस समय ये किसान बन जाते हैं। तो आज मतलब आपसे जाना, आप विधायक रह चुके हैं, इसलिए आपसे बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ही पता होगा आखिर ये चल क्या रहा है, क्यों ये ऊपर नहीं आना चाहते, क्यों नहीं बोल रहे, क्या वजह? मेरे ख्याल से तो इस मामले में क्योंकि सरकार का रवैया कहीं ना कहीं इस बात को दबा देने में, या जो एसोसिएशन के प्रधान हैं उनके खिलाफ कोई बात ना आए, ऐसा माहौल होगा, इसलिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। पर इस लेवल के सेलिब्रिटी जो आपने किसान से शुरू की है बात, ना तो वो किसान या गैर किसान होते हैं, ना वो जाट गैर जाट होते हैं, वो हिंदुस्तान की शान होते हैं ये लोग। तो उसके लिए सिर्फ एक किसान ही खड़ा हो, मैं इस बात में भी बहुत सहमत नहीं हूँ। हों तो सब लोग खड़े हों, और खड़े हैं। और जहाँ तक जन भावना की बात है और लोगों से मिलना जुलना होता है, इस बात से आहत तो हैं लोग, लेकिन सब लोग जाके दिल्ली में जंतर मंतर पर ही समर्थन दे के आएँ और उस घसीटी का हिस्सा बने, तो ये उनके समर्थन में भी सबके लिए शायद संभव नहीं है। रही सत्ता पक्ष की बात, तो सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भी एसोसिएशन के वो लोग जो हैं उनके फेवर में है, और वो इसलिए है कि वो बड़े लोग पैसे खर्च करते हैं। जो जीत के आता है, चाहे वो टीम हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसको तो करोड़ों रुपया और अच्छी नौकरी दे देती है सरकार, लेकिन खेलों की ट्रेनिंग के लिए, खेलों के कैंप के लिए, उनकी डाइट के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई एक अच्छे अमाउंट में कोई पैसे का अलग से प्रबंध नहीं किया हुआ है। और इसलिए खेल एसोसिएशनों में बड़े पैसे वाले, बड़े पूंजीपति, जिसका उन खेलों से कोई लेना देना नहीं है, वो खेल एसोसिएशनों के प्रधान इसलिए बनते हैं, और सरकार की मूक सहमति इसलिए होती है कि वो मोटा पैसा उन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, कैंपों के लिए, डाइट के लिए, उनके विजिट के लिए, उनके विदेशों में कैंप के लिए, जो हवाई टिकट जारी करना और करना, ये सारे का सारा पैसा वो लोग खर्चते हैं। और उसकी आड़ में अगर वो लोग उस पैसे के बल पर अगर वो शोषण भी करते हैं, जैसा इन दिनों में देखने में आया है, तो बात बहुत बुरी है। और इसका समाधान ये है कि सरकार कैंपों में और इसमें इन पैसे वालों के ऊपर डिपेंड क्यों रहती है। ये जो पैसा देते हैं जीतने वाले को, उसके साथ ही उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए भी तो पैसा खर्च करें ना, जिससे कि इनके ऊपर डिपेंड ही ना रहना पड़े। ये भी मैं आपको बता दूं, तो दिल पर हाथ रख के नहीं, मैं तो करके दिखा दिया। 7 जनवरी 2021 को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, और उस दिन के बाद से मेरा कोई संपर्क भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, और ना भविष्य में कोई योजना है। इस मौके पे वो करके दिखाते आप, और मैं तो ये करके दिखा देता अगर ऐसी बात हो। नेता को कुछ कहना चाहोगे अभी इनको? नहीं बोल सकने की बात, ये इतना आत्मबल होना चाहिए। ये आत्मबल संस्कारों से आता है, और क्योंकि मेरे पिताजी 1952 में राजनीति में आए थे। आत्मबल को ईडी डैमेज कर दे तो फिर कैसा रहे ईडी? तो इसका मतलब काला धन है। ये आप कह सकते हो कि हालांकि इस लेवल पर जो हमारे जैसे लोग हैं, इस लेवल पर मुझे नहीं लगता कि भी किसी का कोई ईडी के लेवल तक कोई, आपको तो नहीं लगता, आपने कुछ कमाई भी नहीं है, लेकिन जो फिलहाल सत्ता पे बैठे हैं वो नेता कहीं ना कहीं भय है उनको, कहीं ईडी, ये भय है। और ये ऊपर बैठे हुए लोगों से लेके और जो उस लेवल पर जो इस तरह के किसी भी तरह के उसमें संलिप्त हैं या सत्ता के साथ बना रहना चाहते हैं और वो स्थान प्राप्त करना चाहते हैं,
जो लूट के मार का, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये है कि भी हम अगर बोले तो हमारे वो रास्ते बंद हो जाएंगे। तो हमारे साथ नरपेंद्र सौरान जी बने हुए खास बातचीत में एडवोकेट हैं, हरियाणा विकास पार्टी से विधायक रह चुके बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की हर गली, हर कोपचे, हर व्यक्ति से, हर घर से बड़ी बड़ी भांति परिचित हैं ये, क्योंकि हर घर में हमेशा जाते रहते हैं, आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे, विधायक थे उस समय भी जाते थे। अब चुनाव का समय है और सभी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता सुन रही है, देख रही है। सबको बड़ी उत्सुकता है कि एडवोकेट नरपेंद्र सौरान अब की बार चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहाँ से और कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा, बड़ा विषय है ये, क्योंकि बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता पूर्व के विधायक को भली बातें समझती है, जानती है, तो जानना भी चाहती है। तो ये प्रश्न भी हम इनसे कर लेते हैं, क्योंकि आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, इस बात को लेके बैठे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातचीत। सर, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता देख रही है, सुन रही है आपको, तो काफ़ी लोग मुझे मिले और आए दिन मिलते हैं अक्सर, बातों बातों में बात निकल आती है, पूछ लेते हैं कि बाबूजी, एडवोकेट साहब, सौरान साहब, मतलब अलग अलग नाम से संबोधन को बुजुर्ग होते हैं तो ये भी कह देते हैं कि भाई सौरान नरपेंद्र कितना लड़ेगो, कहे सौरा चुनाव। वो छोटे हैं, वो कह देते हैं बाबूजी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ बाड़ा विधानसभा क्षेत्र संशय चल रहा है, वो दूर कर दीजिए, कौन सी पार्टी से और कब चुनाव की घोषणा आप ऐलान करने वाले हैं कि हम आपके बीच आ रहे हैं और ये सिंबल के साथ आ रहे हैं। मुन्ना लांबा जी, आपका पत्रकारिता में बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कोई 6 महीने पहले से ज़्यादा या शायद इससे भी ज़्यादा हो गया हो, मेरा इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू को सुन के बहुत लोगों ने, जिनके पास मेरा टेलीफोन नंबर भी नहीं था, मुझे पूरे हरियाणा से बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आए और उन्होंने कहा जी हमने आपका इंटरव्यू सुना था और हम कई दिन से इंतज़ार में थे और संपर्क करना चाहते थे। और ये बात उस वक्त जो आपने पूछी थी, मुझे तारीखें भी थोड़ा याद रहती हैं और मेरे अपना मुंह से बोली हुई बातें भी मुझे याद रहती हैं। ऐसा गॉड गिफ्ट, मैं थैंकफुल हूँ गॉड के लिए। तो मैंने उस वक्त आपने पूछा था और मैंने कहा था कि भी मैं लोगों से पूछ के ये फैसला लूँगा। हाँ, ये मुझे याद है। आपने कहा था घर घर जाऊँगा, हर व्यक्ति से पूछूंगा, उसके बाद मैं कोई ना कोई बड़ा फैसला लूँगा, मैं कौन सी पार्टी से किस पार्टी में जाऊँगा और चुनाव लड़ूंगा या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त से ही मैंने अपना संपर्क अपने हिसाब से, क्योंकि इस बात के लिए गाड़ी पे माइक बांध के नहीं जाना होता, ये तो व्यक्तिगत संपर्क होता है। और मैं संपर्क बराबर से करता रहा और मैंने नए साल का जो अपना एक एजेंडा, जो हम जो एनजीओ चला रहे हैं, जन सहयोग संगठन, उस एजेंडे को लेके और जो भी पंचायतें चुनी गई, तमाम पंचायतों में, लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अकेले बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की नहीं, मैंने लोकसभा क्षेत्र में पूरे में संपर्क किया और संपर्क करने के बाद राय जानी और राय जानने के बाद, क्योंकि अब चुनावी राजनीति का व्यक्ति हूँ और चुनावी राजनीति में जाना है, तो मोटे तौर पर मेरा ये तय है कि मैं अपनी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये तमाम मेरे साथियों ने, सहयोगियों ने, और जो अपेक्षा, जो आपसे भी ये आशा करते हैं कि आप मुझे पूछ के बताएंगे, तो वो भी इस इंतज़ार में हैं कि भी ये कब होगा और कैसे होगा। तो मैंने अपनी तरफ से ये तय कर लिया कि भी चुनावी राजनीति में जाना है। ये तो आपने कहा था हर घर तक जाएंगे, हर व्यक्ति से पूछेंगे, तो आपकी वो मुहिम पूरी हो चुकी है। लेकिन आपने विधानसभा को ना लेकर लोकसभा को पकड़ा है, तो ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे आप, लेकिन लड़ेंगे कहाँ से, दादरी या फिर बाड़ा विधानसभा? देखिए, मेरे लिए एक बात तो ये है कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेके और मैं अब तक यहाँ इस दादरी में बैठ के यहाँ तक हुआ, मैं इतना बड़ा हूँ और यहीं रहना है। मेरे पिताजी दादरी से विधायक रह चुके हैं और बाड़ा में, क्योंकि हमारा जन्म स्थान और हमारी जो पेरेंटल जो प्रॉपर्टी कह लो, घर हमारा, वो हमारे गांव मांडी में है। तो और बाड़ा से मैं स्वयं एमएलए रह चुका हूँ। पार्लियामेंट की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट की एक 2014 में एक कमिटमेंट मुझे, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में उपाध्यक्ष था, उस वक्त ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी कि पार्लियामेंट का चुनाव आप लड़ेंगे जब तक इन लोगों को, जो दूसरी पार्टी से, उस वक्त की कांग्रेस पार्टी से कुदा के कुछ लोगों को नहीं लेके आए थे और जो लोग बाद में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में एमएलए बन गए, तो उस वक्त तक
मुझे पार्लियामेंट के लिए कमिटमेंट थी और मैं पार्लियामेंट के लिए तैयार था, और मेरी उस तैयारी में मैंने फ़र्क नहीं आने दिया, इसलिए मैं पार्लियामेंट ये कह रहा हूँ। हाँ, विधानसभा के चुनाव की अगर कोई बात आए, क्योंकि अब जो मेरा है फैसला वो तो मैं पार्टी जो जिसमें जा रहा हूँ उसमें वो एक तरह से नया हूँगा, तो अब वो पार्टी फैसला करेगी, मैं फैसला करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन प्राथमिकता पार्लियामेंट, और उसके बाद अगर असेंबली की बात हुई तो दादरी में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं दादरी के लिए, और बारडा से मैं विधायक रहा हूँ, मैं बारडा के लिए हर तरह से तैयार हूँ। यानी कि अभी दादरी या बाड़ा विधानसभा दोनों जगह से ही चुनाव लड़ सकते हैं। नरपेंद्र सोराण एडवोकेट साहब हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं, और ये दादरी ज़िले से आते हैं, हरियाणा राज्य के। तो अभी कुछ बताना चाहेंगे कि नज़दीकियाँ, आपने बीजेपी को तो अलविदा बोल दिया, कांग्रेस के साथ आप रहे हैं पहले भी, और विकास पार्टी के साथ तो काफ़ी नज़दीकी रही हैं आप कांग्रेस से, आपके कांग्रेस के लीडरों से। तो क्या कांग्रेस से आ रहे हैं, आम आदमी से, जेजेपी से, चौटाला से? ये और क्लियर कर दी कौन सी पार्टी जो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये वैसे तो आप समय से पहले मेरे से ये बातें कहलवा रहे हो, लेकिन क्योंकि चुनाव भी सिर पर है, मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैंने हरियाणा विकास मंच जो बना था, मैं उसका फाउंडर मेंबर था, संस्थापक सदस्यों में से एक था। और उसके बाद से मैं हरियाणा विकास पार्टी हमारी जो बनी उसका यूथ का प्रेसिडेंट बना अप टू द डेट, जब तक वो पार्टी कांग्रेस पार्टी में मर्ज नहीं हो गई 2004 में। तो 15 साल का पीरियड मेरा हरियाणा विकास पार्टी में बीता, जिसके दौरान मैं एमएलए भी बना। उसके बाद में 2005 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी को चौधरी बंसीलाल ने चुनाव लड़ा और सुरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा, इन लोगों ने चुनाव जब लड़ा तो मैं भी उस वक्त, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमने पूरी विकास पार्टी को मर्ज किया था और मैं भी एस्पायरेंट था कैंडिडेट के भी, मुझे बारडा से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन उस वक्त ये जो आज हमारे यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी में, धर्मवीर, ये उस वक्त कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आए बारडा से, और मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उसके बाद चौधरी बंसीलाल की डेथ जब मार्च 2006 में हुई, मैंने 17 मई 2006 को जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। आत्म प्रकाश मनचंदा जी उसके बाद जब अध्यक्ष बने तो उनके साथ मैं फिर प्रदेश में सचिव, और उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष बना। अगला जो 15 साल, मैंने कहा 7 जनवरी 2021 जब मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, ये 15 साल का पीरियड मेरा भारतीय जनता पार्टी में रहा। तो लब्बो लुआब ये है कि मेरे पहले 15 साल हरियाणा विकास पार्टी, उसके बाद 1.5 साल का वो पीरियड जिसमें मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मेरी कांग्रेस में एंट्री, और उसके बाद अगले 15 साल मेरे भारतीय जनता पार्टी के। मेरा इसके अलावा बहुत बड़ा तजर्बा नहीं है, और मैं लोगों के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ। और कांग्रेस पार्टी में अगर कंसेंसस बढ़ने से मेरा मतलब है कि मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। एक संगठन में 15 साल लगाए, उसके बाद जब तक दूसरा स्थान नहीं बना अगले संगठन में 15 साल लगाए। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के संगठन का सम्मान करता हूं, और जो विद इन पार्टी अगर किसी भी तरह की गुटबंदी है तो मैं चाहता हूं कि उनमें कंसेंसस बन जाए हम जैसे लोगों के लिए। मैं अपना ही नहीं, हमारे जैसे और भी बहुत लोग, क्योंकि सत्ता में आने के लिए। एडवोकेट साहब, अगर टिकट नहीं दिवाई दिवे कांग्रेस ने आपको, तो क्या एडवोकेट नरपेंद्र सोराण निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ना, मैं देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे लिए ये है कि चुनावी फील्ड का मैं व्यक्ति हूँ, लेकिन चुनाव मेरे लिए इस लेवल तक प्राथमिकता पर नहीं है कि मैं सारे रास्ते, सारे दरवाजे कूद काद के और इधर उधर से मैं चुनाव लड़ूं। मैं चाहूँगा, मेरे साथियों की ये इच्छा है, और उसमें मेरी प्राथमिकता इन सारी तीनों चारों पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरे संपर्क के बावजूद मेरे साथियों में से अधिकांश की राय ये है कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूं। तो कांग्रेस पार्टी कंसेंसस बना के अगर मुझे इस बात के लिए तैयार करती है तो मैं तैयार हूँ। चलो, तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ एडवोकेट नरपेंद्र सोराण जी खास बातचीत बने हुए हैं। दादरी या बाड़ा विधानसभा क्षेत्र दोनों जगह से किसी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इच्छा जाहिर कर दी है चुनाव लड़ने की, तो कांग्रेस पार्टी से ही ये चुनाव लड़ेंगे।
दोनों विधानसभा कोई भी हो सकते, दोनों में से। दोनों इनके पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े, दादरी में रहते हैं, वो इनका पूछते नहीं, अपनी वो घर ज़मीन सब वहाँ की, ये जन्म हुआ है। मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपका भतीजा विधायक के पीछे, दोबारा से वो भी ट्राई करेंगे टिकट के लिए, उधर चाचा भी, तो चाचा भतीजा कहीं ना कहीं ये जोड़ी कहाँ तक जाएगी? क्या दोनों फाइट करेंगे आपस में? ना, ये चीज़ें तो देखो अभी आज कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा भतीजा है और वो विधायक रहा है, और अगर पार्टी उसको आगे लेके आती है चुनाव के लिए तो वो भी अपनी पार्टी से रहेगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी खुले हैं, और उसके बाद भी कोई अगर हो तो ये कोई नई बात भी नहीं है। ये तो सब जगह चुनाव तो फ्रेंडली लड़े ही जा रहे हैं और सभी परिवारों में ही लड़े जा रहे हैं। तो परिवार जब बड़े होते हैं तो उसी हिसाब से सभी लोगों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, अपनी आकांक्षाएं होती हैं और अपने अपने स्थान होते हैं। तो सुखविंदर सोरेन ने चुनाव लड़े थे, उसमें कुछ ये भी हुआ था, मेरे को आप चुनाव आपकी बात टिकट मत मांगिए आप, और मुझे लड़ नहीं दिए, और अगले बार मैं आपका समर्थन कर दूंगा, ऐसा कुछ? ना 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 ना, इस तरह की कोई बात नहीं थी। और मैंने तो आपको बताया, और ये पहले अपनी मीटिंग जो हुई थी, आपने जो मेरा इंटरव्यू किया था उसमें भी मैंने बताया था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे से कमिटमेंट लोकसभा चुनाव के बारे में की थी। उस वक्त सुषमा स्वराज जी ने, इंडिविजुअल मैं कहूँगा क्योंकि पार्टी लेवल पर तो वो बड़ी लीडर थी। तो अब वो भगवान के घर में बैठी हैं और हम यहाँ बैठे हैं। तो मैं उस वक्त से ही दिमागी रूप से अपने आप को पार्लियामेंट के रूप में अपने आप को उम्मीदवार मानने लग गया था। अब ये जो 15 साल आपने कहा बीजेपी के साथ रहे, 15 साल मैंने, और 10-15 साल विकास पार्टी ने तो आपको बहुत कुछ दिया। इन 15 साल का जो आपने खोया, या क्या पाया आपने? तो खोया तो वो कहते हैं ना, 15 साल दे दे बीजेपी मुझे वापस, 15 साल दे दे, ये एडवोकेट नरपिंदर सोरान जी बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, खोना और पाना तो ये है कि भी हम राजनीतिक लोग हैं, और राजनीति में हम कुछ पाने के लिए नहीं है, ये हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है। पर ये ज़रूर है कि भी अगर हम जनता की भलाई के लिए इस क्षेत्र में आए हैं और अगर हमें वहाँ मौका ना मिले तो एक होता है कि भी हम इसमें पिछड़ गए। और मेरी इस 15 साल में, क्योंकि मैं अब 61 साल का हो गया, और आप अगर पिछले 15 साल लगाओ तो किसी भी व्यक्ति के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल होते हैं, जब उसके 40 से लेके और जब 60 के बीच में, या 45 से 60 के बीच में, ये उसका पीरियड जो होता है वो बहुत कीमती होता है, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। मतलब उसके बाद तो बुढ़ापा आना है, और ये 15 या 20 साल मेरे लिए बहुत कीमती, ये कीमती समय था। और उस कीमती समय में मैंने अपनी तरफ से संगठन को मैक्सिमम दिया, 100% दिया। लेकिन उसके बदले में मुझे अब 2 लोगों की बातें याद आ रही हैं जिनको मैंने इग्नोर किया, और मुझे लगता है कि उसका मेरी उन भूलों का परिणाम है ये। मेरे पिताजी दादरी से जब एमएलए बने थे, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पंजाब होता था 1957 में, नहीं पंजाब, पेप्सू तो 52 में था। पंजाब में मेरे पिताजी यहाँ दादरी विधानसभा से जब एमएलए बने तो वो भारतीय जनसंघ से बने थे, और उस वक्त पूरे पंजाब में ही 7 एमएलए भारतीय जनसंघ से बन के आए थे। मंगल सेन जी पहली बार बढ़ के आए थे, और मेरे रोहतक से, और मेरे पिताजी दूसरी बार, क्योंकि 52 में वो बन चुके थे, दूसरी बार बने थे। और यहाँ कनीना से चौधरी ओंकार सिंह जी एमएलए बने थे, इसी तरह से अबोहर से बने थे, और आपका लुधियाना ईस्ट और वेस्ट से बने थे। तो ये कुल 7 एमएलए उस पर जीत के आए थे। लेकिन उस वक़्त हिंदी आंदोलन हरियाणा में शुरू हो गया था, जो मेरे पिताजी बताया करते थे बचपन से, जैसे मैंने राजनीति उनसे सीखी। हिंदी आंदोलन जब शुरू हुआ तो एक राजनीतिक सोच के तहत, और क्योंकि उस वक्त आज के वर्तमान हरियाणा क्षेत्र से गिनती के 3 ही व्यक्ति, ओंकार सिंह जी, चौधरी अतर सिंह और मंगल सेन जी, 3 ही व्यक्ति यहाँ से एमएलए थे उस वक्त पंजाब में। उस हिंदी आंदोलन में पब्लिक में जाने से इग्नोर करने का जो एक कुत्सित प्रयास उनके खिलाफ किया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई मेरा जीवन का अनुभव ये है कि भारतीय जनसंघ पार्टी की विचारधारा आस्तीन का सांप है, ये शब्द उन्होंने कहे थे। और उसके बाद जब चौधरी बंसीलाल से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया,
उस वक्त जो पब्लिक मीटिंग्स में चौधरी बंसीलाल ने कहा कि भाई मुझे दिल का दौरा पड़ा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी मेरे से समर्थन वापस ले रही थी बिना किसी कारण के, तो उन्होंने भी यही शब्द इस्तेमाल किया था कि ये आस्तीन का सांप हैं और ये मेरे जीवन की बड़ी भूल है। उन दोनों व्यक्ति जो मेरे जीवन में आदर्श, मेरे पिताजी तो मेरे पिताजी रहे, आदर्श हैं, और चौधरी बंसीलाल के साथ मैंने राजनीतिक बहुत सारी चीज़ें सीखी। उन दोनों व्यक्तियों ने जिसको आस्तीन का सांप बताया था, उनके ऊपर मैंने उनकी बात को इग्नोर करते हुए, क्योंकि उस वक्त की परिस्थितियाँ थी, 2006 में मैंने अपने जीवन के जो 15 साल यहाँ गंवाए, मैं ये सोचता हूँ कि ये प्रायश्चित करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये उम्र दुख रहेगा। हाँ, ये दुख सुख तो कुछ नहीं है, राजनीति है, 15 साल ये संघर्ष है जीवन का। हमारे लिए ये चीज़ बहुत मैटर इसलिए पछतावा तो रहे, पर ये है कि भी जीवन का एक कीमती समय अगर किसी भी दूसरी जगह में अगर लगाता, किसी दूसरे संगठन में लगाता, तो स्थिति कुछ और होती, ये सच है। तो हमारे साथ नरपेंद्र सोराण जी बने, एडवोकेट साहब मेरे साथ खास बातचीत में, और चुनाव के लिए इन्होंने ताल ठोक दी है। चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, और चाहे पीछे आगे कोई चुनाव ले, इससे इन्होंने कहा कि मुझे कोई सरोकार नहीं है। वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, हम अपना भाग्य आजमाएंगे। अब चलते चलते मुझे और बता दीजिए, इन 3 साल में विधायक रहे आप, और अब नैना चौटाला ने 5 साल निकाले बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से, क्या कुछ ऐसा लग रहा है नैना चौटाला, डिप्टी सीएम उनके पुत्र हैं, खुद वो विधायिका है, ऐसा कुछ लग रहा है कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में, ऐसा बहुत कुछ मिला हो इनको कि आने वाले 20-25 साल कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं। बदलाव की बात जहाँ तक देखोगे तो पूरे बारडा विधानसभा क्षेत्र में जनता को इस बात का भारी पछतावा है। और एक बात भी बारडा में अब चलने लगी है, जो लंबे समय से एक तरह से बारडा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि भी ये बाहर के आदमी को भाग के पकड़ लेते हैं, और ये भी बारडा में अब एक ये मानो कि सर्वसम्मति बन गई है। ऐसी सर्वसम्मति क्यों? क्या दुख पूछा लोगों को? क्या वो मिलते नहीं है, वो जीतने के बाद याद नहीं करते, या वो दिखाई नहीं देते? 2-3 सिचुएशन बन गई। मैं बताऊँ आपको कि मैंने बताया था 2005 में यहाँ कोई ताल्लुक नहीं था। धर्मवीर जो अभी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो बारडा से एमएलए आए और लोगों ने हाथों हाथ लिया। उस वक्त चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह जिंदा थे, उनके रहते हुए भी बारडा के लोगों ने और धर्मवीर को हाथों हाथ लिया और उसको एमएलए बनाया, लेकिन नतीजा सिफर। उसके बाद फिर एक बार जोश खाया लोगों ने और इस बार नैना को बनाया, और नैना चौटाला का तो खैर बारडा से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन क्योंकि सत्ता में उसकी बड़ी भागीदारी है, उनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस हिसाब से अगर बारडा क्षेत्र में उन्होंने दोबारा से अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम रखना था तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके लिए भी अब बारडा बेगाना हुआ। और बारडा की जनता को अब इतना बड़ा सबक मिल गया, या मैं ये कहूँगा कि बारडा की जनता की ये समझ में आ गया कि अब बाहर के व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ हमारा अब जिला दादरी बन गया, भिवानी जिला भी। अब अगर कोई भिवानी जिले का व्यक्ति भी दादरी जिले में आके राजनीति करने की सोचे तो वो बातें दूर चली गई। अब तो दादरी में दादरी का व्यक्ति होगा, और क्षेत्रवाद की जो बात है, ये क्षेत्रवाद की भावना आज बारडा में भी आ गई है। और बारडा में ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि भी बारडा में, दादरी में, भिवानी में, सब जगह अब जो ये मानेंगे लोग कि भी हाँ अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, पराये का कोई मोह नहीं होता, यहाँ से सिर्फ बन के चले जाते हैं, ये समझ में आ गया। चलो, तो हमारे साथ ये नरपेंद्र सोराण जी बने तो खास बातचीत में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, हमसे बातचीत की, लोगों के सामने हमने आपकी बात रखी, क्योंकि लोगों को काफ़ी जिज्ञासा थी आपके प्रति, क्योंकि आप विधायक भी रह चुके हैं, चर्चित चेहरा हैं आप इस क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में तो लोग जानना चाहते थे आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, मैंने अपनी बातें आपसे दिल से करी हैं, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने बेशक से एकदम चौंकाने वाले तरीके से आगे मेरा इंटरव्यू किया, लेकिन आपका स्वागत है। और क्योंकि आपको लोग पसंद भी करते हैं और आपकी बड़ी फॉलोइंग है, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एडवोकेट नरपेंद्र सोराण जी बने होते खास बातचीत में पूर्व विधायक बारडा विधानसभा क्षेत्र से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24
नमस्कार, जय हिंद।